बच्चे स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, ये जो वैचित्र में असम है, वैचित्र में असम में बहुत सारे कन्फ्यूजन है स्टूडेंट का। सर क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। मैं सेकेंड यूनिट टेस्ट का बात करता हूँ। फाइनल के लिए NE2 बोला गया है, हमें दोनों सिलेबस ही दिखाऊंगा। तो फाइनल के लिए आपकी मर्जी जो पढ़ना है, लेकिन सेकेंड यूनिट टेस्ट आ रहा है, उसके लिए आपको मेंशन कर दिया गया है कि क्या पढ़ना है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए, क्लास 10 की ये जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है। तो बात करूँ तो सेकेंड यूनिट टेस्ट का, यूनिट टेस्ट सेकेंड यहाँ पे देख रहे हैं। मैं असामिस वाला यहाँ पे देख सकता है अपना सिलेबस क्या है। तो मैं असामिस का बाद में पढ़ाऊँगा जब वैचित्र में असम, मतलब द्रौत पाठ, तो मैं दिखा दूँगा। हिंदी वाले के लिए देखते हैं, यहाँ पे मेंशन कर दिया। देखिए, वो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक की गई है। यहाँ पे दिया है सनीपुरी, सनीपुरी होगा नहीं, मणिपुरी होगा। राभा, ये दो पढ़ना है बस, मणिपुरी और राभा। तो ये सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए है। और सिलेबस की बात करें तो नमक का दर होगा, दंतुरित मुस्कान, व्याकरण रचना रहेगा ही, रस व्याकरण ये सब रहेगा। ये सब दिया गया है सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम अभी शुरुआत करेंगे मणिपुरी। मणिपुरी वैचित्र में असम में शुरुआत करेंगे। ये वैचित्र में असम का मणिपुरी है। जिनका जिनका हिंदी है अंबर भाग दो, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और किस तरह आएंगे मैं कहता हूँ। वहाँ पे एक ग्रेट मैन के बारे में पढ़ना है, एक ग्रेट मैन पढ़ लीजिए, 1 से 2 ग्रेट मैन। और मणिपुरी जो ये जनजातियाँ थी, हालांकि ये सब जनजाति है, तो ये मणिपुरी जो जनजाति थी, इन जनजाति का जो कल्चर है यानी संस्कृत, और उनका संस्कृत के विषय में उस समय जो मणिपुरी लोग कहाँ पे, उनका वास स्थान कहाँ पे है, उन लोगों की शुरुआत कहाँ से हुई है, आए कहाँ से थे, और उन लोग का जो कल्चर है, संस्कृति के बारे में। फिर बहुत सारे इसी तरह फिर किन किन जगहों में पाए जाते हैं इनकी जनजातियाँ अभी देखने को मिलती है, और सरकार में इनका क्या योगदान रहा है, तो हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए, देखा जाए मणिपुरी तो बहुत बड़ी चैप्टर है, तो यहाँ पे मैं बस जितना दूंगा उतना ही पढ़िएगा। आप एक नोट्स भी तैयार कर लीजिए। आपके पास अगर बुक है तो बुक और पेन लेके बैठें, जितना दूर मैं कहूँगा उतना दूर टिक करते जाइएगा। देखिए, पहली शुरुआत है कि असम के, यहाँ से शुरू करते हैं। असम विभिन्न जनगोष्ठियों का आवास स्थल है। असम में देखिए बहुत सारे राभा, देवरी, मणिपुरी, बहुत सारे आपको जनजातियाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। और उन्हीं के बीच में हम मणिपुरी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत जनजातियाँ थी, अब नेपाली, बोडो ये सब देखेंगे। मिसिंग ये सब जनजातियाँ हमारे यहाँ पे असम में पाई जाती है। काछारी हो गया, आदिवासी हो गया, बोडो हो गया, तो ये सब जनजातियाँ पाई जाती है। इनके बीच में मणिपुरी का स्थान क्या रहा है। असम विभिन्न जनगोष्ठियों का आवास है। हमें मालूम है असम में बहुत सारे जनजातियाँ, जनगोष्ठियाँ पाई जाती है। इतिहास लेखन शुरू होने के पहले से ही विभिन्न समय पर विभिन्न जनगोष्ठी के लोग इस मनमोहक उपजाऊ भूखंड पर आए। मनमोहक उपजाऊ मतलब असम, प्राकृतिक में असम देखा जाए तो धनी ही माना जाएगा, इसलिए कहा गया है कि मनमोहक उपजाऊ भूमि, भूखंड। इन जनगोष्ठियों में मणिपुरी प्रमुख है, मणिपुरी को प्रमुख माना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ तक दाग मार ले आप अपने, टिक कर ले कि यहाँ तक जरूरी है, ये पॉइंट छोड़ना है नहीं। जितना देते जाऊँगा उतना आप जरूर पढ़िएगा। फिर नीचे देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। फिर ये भी चाहिए। असम में प्रमुख रूप में बराक और ब्रह्मपुत्र घाटी में मणिपुरी लोग निवास करते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मणिपुरी लोग किन किन स्थानों पे निवास करते हैं। तो स्थान की बात करें, बराक और ब्रह्मपुत्र घाटी की, घाटी देखिए, बराक और ब्रह्मपुत्र घाटी मतलब ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों के किनारे पे मणिपुरी लोगों का वास स्थान है, वहाँ पे लोग निवास करते हैं। बराक घाटी के कछार, अब बराक घाटी में किन किन जगहों में, आप जिस तरह विलेज एरिया में रहते हैं या टाउन एरिया में जगह का नाम होता है, उस तरह यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बराक घाटी के कछार, हैलाकांदी, करीमगंज जिले में मणिपुरी रहते हैं। किन किन जिलों में पाई जाते हैं मणिपुरी जातियाँ, तो कछार, हैलाकांदी, करीमगंज जिले में मणिपुरी जातियाँ देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहिए ये एग्जाम में। सन 1819 में मान सेना ने मणिपुरी राज्य पर हमला किया था। कितना सन में मान सेना ने मणिपुरी पर हमला किया है, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन देगा नहीं एग्जामिनर, वो बस आपको
जनगोष्ठी के बारे में ही लिखने को देता है और कोई एक ग्रेट मैन के बारे में वो भी मेंशन नहीं करता है। कभी कभी देखा जाए हालांकि तो फ्री फाइनल और हवेली में मेंशन कर ही दिया था और करने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन फाइनल में वैसा कोई कुछ मेंशन होता नहीं है। तो फिर भी हम लोग रिस्क ना लेते हुए पढ़ेंगे। 1819 में मान सेना ने मणिपुरी राज्य पे हमला किया था। कहा जाता है कि मान सेना के बर्बर अत्याचार और उत्पीड़न से तंग आकर मणिपुरी, कछार, सिलेट यानी वर्तमान बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में आदि स्थानों पर गए। मतलब वो लोग अपने स्थान को छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि उस समय मान सेना ने मणिपुरी पर अत्याचार किया था और हमला किया था। बहुत बुरी तरह अत्याचार किए थे उन लोगों ने। मान सेना, मान आक्रमण आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होंगे, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि मान लोगों ने किस तरह हमला किया था। तो बाद में ये लोग अपनी जगह को छोड़ के, स्थान को छोड़ के अलग अलग जगहों में फैल गए, जिस तरह कछार, बांग्लादेश आदि कई स्थानों में इन जनजातियाँ फैल गए और चले गए। बाद में ये लोग अपने मूल स्थान से न लौटकर कछार, वर्तमान में कछार, हैलाकांदी, करीमगंज जिले में स्थायी रूप से रहने लगे। उन लोग का मूल स्थान था नहीं ये कछार, हैलाकांदी, करीमगंज, ये हालांकि उन लोग का मूल स्थान है नहीं, लेकिन बाद में जब वहाँ से मान सेना ने जब आक्रमण किया उन पर, तो वे लोग वहाँ से चले गए और वहाँ से हट गए। हटने के बाद वे लोग अपने अस्थायी वास स्थान बना लिए। वर्तमान में देखा जाए तो काछार, हैलाकांदी और करीमगंज जिला, इन 3 जिलों यहाँ पे मेंशन की गई। 3 जिले के नाम याद रखिएगा। यहाँ पे उन लोगों ने अस्थायी रूप से रहना आरंभ कर दिया। ठीक है, यहाँ की ब्रह्मपुत्र घाटी के विभिन्न स्थानों पर फैलकर अपनी बस्ती स्थापित की। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सब इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब छोड़ना ही नहीं, ये सब चाहिए। कि बाद में हुआ क्या, वे जिलों में स्थायी रूप से रहने लगे और यहाँ की ब्रह्मपुत्र घाटियों के विभिन्न स्थानों में ये तो बराक घाटी की बात कहा मैंने, वर्तमान में कछार, हैलाकांदी, करीमगंज बराक घाटियाँ पड़ती है। तो बराक घाटी में ही सिर्फ नहीं बसे हैं ये लोग ब्रह्मपुत्र घाटी में भी आ गए। वर्तमान में देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र घाटियों में कौन कौन से जिले आ जाते हैं, उन जिलों में ये लोग रहने लगे। तो वर्तमान में देखा होजाई जिला आता है, शिवसागर, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, लखीमपुर, ये सब ब्रह्मपुत्र घाटियों के किनारे ही बसा हुआ जिला है। तो यहाँ पे भी आके उन लोगों ने रहने लगे। मणिपुरी लोग अस्थायी रूप से रहने लगे ब्रह्मपुत्र और बराक। ये इम्पोर्टेंस था कि ये पूरा चाहिए था, तो यहाँ तक जरूर पढ़िएगा और नोट्स भी बनाना है तो बना सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि उन लोग की भाषाएं, जिस तरह मणिपुरी या मैते मिते शब्द भाषा में संप्रदाय दोनों को दर्शाता है। मैतलोन या मितिलोन, मैते मिते लोग की भाषा है। लोन शब्द का अर्थ है भाषा। इंपॉर्टेंट है कि उन लोग की भाषाएं क्या थी। उन लोग का भाषा एक लोन शब्द वो लोग इस्तेमाल करते थे। लोन शब्द का अर्थ होता है भाषा। जिस तरह हम लोग जो भी आप भाषाएं बोलते हैं, चाहे बंगाली, हिंदी, नेपाली, जो भी भाषाएं बोलते हैं, तो उन लोगों की जो भाषाएं थी, उन भाषाओं का नाम होता था लोन कहा जाता था उनकी भाषाओं को। लोन शब्द का अर्थ है भाषा, उन लोगों की भाषा। इन जनगोष्ठी के लोग तिब्बत बर्मी भाषा परिवार के अंतर्गत मीते मयिक मणिपुरी लोगों की अपनी लिपि है। इन लोगों की अपनी लिपियाँ भी थी। जिस तरह आप लोग जानते हैं हिंदी एक देवनागरी लिपि है, इसी तरह इन लोगों का भी अपना भाषा था, मतलब अपनी सांस्कृतिक, अपनी भाषाएं, अपनी वेशभूषा इन लोग का था। तो ये देखने को मिला। लेकिन अभी वर्तमान में बात करूँ तो धीरे धीरे जनजातियाँ लुप्त होती जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से इनको इतना फैसिलिटी भी नहीं मिल पाता है। ये लोग पहाड़ी जनजाति के लोग हैं, सुविधाएं बहुत कम मिलती है। तो सन 1992 में मणिपुरी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हुई। इम्पोर्टेंट है कि सरकार ने भी उन्हें स्थान दिया। कितने सन में? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत की संविधान है, संविधान में इनकी भाषाओं को मान्यता मिला। कितने सन में? 1992 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कोई भी बच्चा अगर लिख रहा है एग्जाम में, ये लाइन कभी भी मिस ना करें, क्योंकि ये लाइन पे ही आपको मार्क मिलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। कहा गया है कि 1992 में मणिपुरी जो भाषाएं थी वो भारत के संविधान में लागू कर दी गई। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचियाँ थी, 8वीं में शामिल की गई। मणिपुर धीरे धीरे देखिए अभी सभी भाषाएं शामिल की जा रही है। यहाँ तक का जो बोडो भाषाएं हैं उनको भी 8वीं अनुसूची में ही स्थान मिला है। मणिपुरी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के म्यांमार और बांग्लादेश में भी इस भाषा का प्रचलन देखने को मिलता है।
ये भी सही लाइन था। इतना दूर चाहिए कि जो किन किन जगहों पे मणिपुरी भाषाएं देखने को मिलती है, तो अगर देखने को मिलती है, बात की जाए तो मणिपुरी जो भाषाएं हैं वो मणिपुर के अंदर तो रहेगा ही। इसके बाद असम में भी ले लीजिए, असम के अंदर बहुत सारे जगह हैं जो मणिपुरी भाषाएं बोली जाती है। त्रिपुरा में भी कुछ जगहों में, मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में भी। ठीक है, इन सब स्थानों में भाषाएं अभी भी प्रचलन है और चलती है। असम सरकार ने सन 1956 में मणिपुरी बहुबल इलाकों में निम्न प्राथमिक विद्यालयों में सन 1984 1984 में हाई स्कूल स्तर पर मणिपुरी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रचलित किया था। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 1992 में जब उनकी भाषाओं को हमारे भारतीय संविधान में जगह मिली 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, लेकिन उससे पहले 1992 से पहले हमारी जो असम सरकार थी, असम सरकार ने 1956 में ही उनकी भाषाओं को, मतलब उनकी भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए विद्यालयों की भी स्थापना की गई। उन्हीं की भाषाओं की विद्यालय, जिस तरह प्राथमिक विद्यालय हो गया, फिर हाई स्कूल भी स्थापना की गई, मणिपुरी भाषाएं से ही स्कूलें की स्थापना की गई। तो हमारी असम सरकार ने 1956 में बहुत सारे ऐसे इलाकों थे जहाँ पे प्राथमिक स्कूल और हाई स्कूल बनाए गए। दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र घाटी में रह रहे मणिपुरी स्कूल, कॉलेज आदि के असमिया भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। अभी देखा जाए कि मणिपुरी जो लोग हैं वो धीरे धीरे अपनी भाषाएं छोड़कर असामीज भाषाएं भी सीखना शुरू किए, और असामीज स्कूलों में भी, असमिया जो स्कूल है उनमें भी वो लोग, असमिया माध्यमिक स्कूलों में भी वो लोग शिक्षा ग्रहण करने लगे। देखिए लिखे यहीं पे दिया गया है, ब्रह्मपुत्र घाटी में रहने वाले खासतौर पे जो मणिपुरी लोग थे वो अपनी स्कूल, कॉलेज असमिया भाषा से ही शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ये सब लाइन थी, ये सब छोड़ना है नहीं। बात करें मणिपुरी या तो मीते या मीते समाज में 7 छकाई गुटों में विभक्त है। अच्छा, ये सब चाहिए नहीं, जो ये सब जो नहीं चाहिए तो नहीं पढ़ाऊंगा भी नहीं मैं। इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ से शुरू होगा कि देखिए उन लोगों का जो समाज था, अब हम समाज की बात करें तो सही है, मणिपुरी के जो समाज थे वो मणिपुरी के समाज के प्रत्येक यूमनाक या सागे में वंशानुगत रूप से ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी स्वरूप पीबा की पदवी दी जाती थी। बात है कि उन लोगों का जो समाज था, उन समाज में जो सबसे बड़े पुत्र होते थे, जो ज्येष्ठ पुत्र मतलब सबसे बड़े पुत्र जो होता था उनके परिवार के अंदर, उन्हीं को उत्तराधिकारी बनाया जाता था और एक पद दिया जाता था जिस पद का नाम है पीबा। पीबा नाम की एक पद दी जाती थी किसको? ज्येष्ठ पुत्र, यानी उनके बड़े जो भी पुत्र रहते थे उनको ये पद दी जाती थी। पीबा अपने गृह देवता अर्थात इमलाई की पूजा अर्चना के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये जो बड़े बेटे होते थे, घर के परिवार के जो बड़े बेटे होते थे, वे क्या करते थे, उनको एक पीबा, उनको एक पद था उस समय, उनको दी जाती थी। उनका सबसे अहम भूमिका देखा जाता था, उनके जो पूजा पाठ होती है, जो पूजा अर्चना वो लोग करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पीबा। पीबा मतलब उनके बड़े पुत्र। मणिपुरी खेती की सुविधा के लिए आमतौर पर नदी के किनारे ही आसानी से पानी प्राप्त होने वाले स्थान पर ही गांव बसाते थे। मणिपुरी लोग, इम्पोर्टेंट लाइन से छोड़ना नहीं है कि मणिपुरी लोग अपनी गांव कहाँ पे स्थापित करते थे कि जहाँ ज़्यादातर नदियों के किनारे, ताकि उनको सिंचाई करने और पानी की सुविधा प्राप्त हो, इसीलिए वो लोग गाँव के किनारे, नदी के किनारे बसते थे। मकान की 4 दीवारी पर मिट्टी लेपन मणिपुरी गांव की एक उल्लेखनीय व्यवस्था है कि मकान जो होता था उनका, मिट्टियों से वो लोग लेपन का कार्य करते थे। आप लोग गांव वगैरह में गए होंगे तो मिट्टी का घर भी देखे होंगे, तो वे लोग मिट्टियों से ही लेपन का कार्य करते हैं। इसे लेपन ताकहप्ता कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो विधि है उन लोगों का, ये जो कार्य है, उनको क्या कहा जाता था? लेपन ताकहप्ता कहा जाता है। गांव को परिचालित करने के लिए खून अहन अर्थात मुखिया की व्यवस्था थी। देखिए अजीब भाषाएं भी आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए खून नाम है, खून अहन। खून अहन का मतलब उन लोगों की भाषाएं हैं खून अहन, और हम अगर देखे जाए खून अहन का मतलब तो मुखिया होता है। मुखिया आप लोग देखे होंगे, गांव के जो मुखिया होता है, ठीक है, गांव के जो सरपंच होते हैं उन्हीं को मुखिया कहा जाता है।
और उन लोगों के समय ये सरपंच को खून आहन कहा जाता था। तो ये जो गांव के मुखिया होता था, उनकी मुखिया की व्यवस्था भी उस समय थी। वर्तमान में खून आहन का महत्व तो घट गया है। हाँ, वर्तमान में देखा जाए तो अभी भी चलता है, पर अभी बहुत कम हो गया है कि मुखिया का भूमिका बहुत कम देखने को मिलता है। गांव के सामाजिक जीवन में शांति और आत्मीयता से रहने के लिए प्रत्येक गांव में सामाजिक संगठन गोपाल हंजवा और गोपाल हिंदंग होता है। गांव में सिंगलूप होता है, इसका कार्य समाज कल्याण होता है। देखिए, ये सब जिस तरह हम लोग जनसभाएं आयोजित करते थे, एक संगठन जिस तरह होता था, समाज में कोई संगठन होता है, वो डेवलपमेंट का कार्य करता है, यानी गांव की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए जो कार्य करता है, उसी तरह उन लोगों की समाज में भी वो कुछ नाम दिए गए हैं। जिस तरह संगठन है, संगठन ही समझिए, गोपाल हंजवा और गोपाल हिंदंग, ये गांव में क्या करते थे, माने समाज कल्याण का कार्य करते थे। समाज कल्याण, समाज का कल्याण करना। मणिपुरी संस्कृति में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्व मानी जाती है। महिला के बिना कोई भी धार्मिक कार्य, सामाजिक आयोजन आदि का शुभ आरंभ नहीं किया जाता था। हाँ, उस समय महिलाओं की बहुत अधिक भूमिका देखने को मिलता है, कि महिलाओं को अधिक भूमिका और महिलाओं का योगदान भी हर कार्य में अधिक देखने को मिला। तो वे लोग उच्च स्थान देते थे महिलाओं को। खासकर अगर कोई धार्मिक कार्य हो, कोई पूजा पाठ या अर्चना की बात हो, तो धार्मिक कार्यों में उन लोगों के समाज में धार्मिक कार्यों में सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। महिलाओं को उच्च स्थान दी जाती थी। महिलाएं के बिना तो कोई कार्य आरंभ ही नहीं किया जाता था, इतना महत्व दिया जाता था। इस मामले में महिला का स्थान पुरुष के समान ही होता था। मणिपुर महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनकर अपनी संस्कृति को अटूट बनाए रखती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो महिलाएं थी वो अपने ही संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपनी पोशाक धारण करती थी और अपनी जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसका पालन करती थी। मणिपुरी लोगों का मुख्य आहार चावल है। ये देखिए, अब खान पान का आ गया इंपॉर्टेंस लाइन, ये भी चाहिए। मणिपुरी लोगों का मुख्य आहार क्या है? चावल है, तथा मछली प्रिय खाद्य है। उन लोगों का जो प्रिय खाद्य था वो चावल और मछली था। सामाजिक रूप से मांस का सेवन निषिद्ध था, लेकिन वो लोग मांस नहीं खाते थे। मांस उन लोगों का समाज में निषिद्ध था, मतलब उस पर रोक लगाई गई थी। मणिपुरी वैष्णव होते हुए भी अपने कुल देवताएं लाइनिंगथो, छानामही, इमा, लेमरेन, सिद्धवी आदि देवी देवताओं की लोकाचार के अनुसार पूजा अर्चना करते थे। देखिए, नाम थोड़ी सी कठिनाई आ रही है पढ़ने में। उन लोगों का देवता का नाम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे जितना भी कठिनाई क्यों ना लगे, क्योंकि उनके देवताओं के नाम आपको याद रखना है। 2 देवताएं और देवी देवताएं के नाम दिया गया है। वे लोग एक तो थे वैष्णव धर्म का पालन करते हुए भी उन लोगों का कुल देवता था, तो उन लोगों का कुल देवताओं का पूजा अर्चना भी करते थे। और कुल देवता के 2 नाम दिए गए हैं, दोनों नाम याद कर लीजिएगा। मणिपुरी लोग मूलतः कृषिजीवी होते थे। वो लोग कृषि पर ही जीवन निर्वाह करते थे। उन लोगों का मुख्य, अगर व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय, तो उन लोगों की जो मुख्य व्यवसाय थी वो कृषि ही थी। इसी पे वो लोग टिके हुए थे। उनका समाज और संस्कृति कृषि पर ही आधारित था। मणिपुरी उत्सव लाई हरावा कृषि आधारित होते हुए भी लोकाचार से जुड़ा था। उन लोग का एक उत्सव था, एक पर्व था, एक फेस्टिवल था, जिस फेस्टिवल का नाम था लाई हरावा। ये लाई हरा हुआ जो फेस्टिवल था, जिस तरह आप लोग भी दुर्गा पूजा, काली पूजा, तरह तरह की पूजा, या क्रिसमस हो जाए, ईद हो जाए, तो जो भी है ये फेस्टिवल ही है। उन लोग का भी एक फेस्टिवल होता है जिनका नाम था लाई हरा हुआ। ये फेस्टिवल किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ रहता था कृषि से। कृषि आधारित ये फेस्टिवल है। जिस तरह हम लोग बिहू मनाते हैं, कृषि से ही जुड़ा हुआ है। इसी तरह उन लोग का भी फेस्टिवल था। लोकाचार से भी जुड़ा था, सिर्फ लोगों की आचरण व्यवहार से भी जुड़ा हुआ था, कृषि से भी जुड़ा हुआ था। मतलब देखा जाए तो कुल बात करें तो ये एक सांस्कृतिक से ही जुड़ा हुआ था, उन लोग का संस्कृति को दर्शाता था। लाई हरा हुआ का अर्थ है अदृश्य आराध्य का संतुष्ट करना। मतलब लाई हरा हुआ का अर्थ की बात करें, अगर मीनिंग को देखा जाए, मतलब ऐसा निराकार, जिस तरह जिसका आकार न हो, जिसका अदृश्य, मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता है पर हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं। याद रखिएगा, हमें दिखाई ना दो लेकिन हम उन्हें मानते हैं, उन्हें ही अदृश्य आराध्य कहा जाता है।
लाई हरा ओबा मणिपुरी संस्कृति का दर्पण है। दर्पण का देखिए, दर्पण का स्थान देना बहुत बड़ी बात है। आईना आप देखे होंगे, अपने चेहरे को देखते हैं। उसी तरह लाई हरा ओबा मणिपुरी संस्कृत का एक कल्चर देखने को सबसे अधिक, अगर उनके कल्चर को आप देखना चाहते हैं तो उनका एक ही फेस्टिवल को आप जाके देखिए, जिस फेस्टिवल का नाम है लाई हरावा। उस पर आपको उनकी पूरी संस्कृति दिखाई देती है, इसलिए दर्पण कहा गया है। मणिपुरी अपने आदिम जड़ देवता उमंग लाई पूजा प्रांगण में प्रतिवर्ष लाई हराउफम की पूजा करते हैं। देखिए, नामें आपकी जो भी यहाँ पे नाम दी गई है, इन लोग का देवताओं के नाम है, इनकी पूजा अर्चना करते हैं। आपको याद रहे फिर भी ठीक है, ना याद रहे फिर भी ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला अगर इतना पॉइंट लिख देते हैं कि मणिपुरी संस्कृति का दर्पण है तो बहुत मार्क तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और नीचे वाला कुछ छोड़ भी देते हैं एग्जाम में तो कोई बड़ी बात है नहीं। लाई हरावा के प्रधान कलाकार माइबा माइबी होते हैं। यहाँ से आप फिर शुरू कीजिएगा, इधर का कुछ लाइन छोड़ दीजिएगा, ये 2 लाइन, फिर यहाँ से शुरुआत कीजिएगा। टिक कर लीजिए। लाई हरा ओबा के प्रधान कलाकार माइबा माइबी होते हैं। इस नृत्य का प्रधान वाद्ययंत्र पेना है। देखिए, हर कल्चर की अपनी अपनी वाद्ययंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। उन लोग का जो वाद्ययंत्र था उसका नाम था पेना। ठीक है, पेना वीणा की तरह ही होता है। वीणा आप लोगों ने देखे होंगे, माँ सरस्वती के पास वीणा होता है। इसी तरह पेना भी वीणा की तरह एक वाद्य यंत्र है। थाबल, चोंगबी, मोइबी, जोगोई, लाई हरावा का नृत्य मणिपुरी लोक संस्कृति का अमूल्य संपदा है। अब जिस तरह बिहू डांस होता है, आप लोगों ने देखे होंगे, बिहू फेस्टिवल में जो सामिश लोग होते हैं वे लोग बिहू डांस करते हैं। इसी तरह मणिपुरी जो लोग होते हैं वो लोगों का भी एक नृत्य है, जिस नृत्य का नाम है मोइबी जगोई और थाबल चोंगबी। ये 2 नामें याद रखिएगा उन लोगों की जो नृत्य है, ठीक है, डांस है। मणिपुरी लोगों की संस्कृति की अमूल्य संपदा है। यह नृत्य मणिपुरी जातीयता की जातीय गौरव का पहचान है। उन लोगों का जातीय गौरव का पहचान ये दोनों नृत्य है। जो नृत्य का नाम मैंने बोला, एक नृत्य है मोइबी जगोई और एक है थाबल जोंगबी। ये दोनों नृत्य उन लोगों का गौरव की पहचान दिलाता है। लाई हरावा उत्सव के अलावा सजीबू चेराओबा उत्सव बैसाखी महीने में 5 दिवसीय कार्यक्रम के साथ नववर्ष पर आयोजित किया जाता है। वो लोग सिर्फ लाई हरावा ही उत्सव फेस्टिवल नहीं मनाते हैं, इसके बावजूद भी 2 फेस्टिवल और मनाई जाती है। एक बैसाख महीने में मनाई जाती है, ये 5 दिन तक फेस्टिवल चलता है और इसकी शुरुआत होती है जब नए वर्ष की शुरुआत जब होती है, नया साल की शुरुआत, नए साल की शुरुआत में ही ये फेस्टिवल की शुरुआत हो जाती है बैसाख के महीने में और 5 दिन तक लगातार ये फेस्टिवल चलता है। तो याद रखना है उनकी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, ये इम्पोर्टेंट लाइन था। ठीक है, मणिपुरी लोग आत्मीयता, वैवाहिक संबंध, एक या गुट व्यवस्था के जरिए अपनी धार्मिक नीति लोकाचारों की रक्षा करते हुए विभिन्न जनगोष्ठियों के साथ समन्वय बनाकर जीवन यात्रा जारी रखे हुए हैं। यहाँ तक ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि वे लोग किस तरह संबंध स्थापित करके अभी भी है। कई मणिपुरी लोग तो असमिया जाति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवदान देकर स्मरणीय हो गए हैं। उनमें से कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में, हाँ, कई मणिपुरी लोगों को देखा गया है कि सिर्फ अपने समाज में ही मिले घुले नहीं थे, वे लोग असमिया जनजातियों के साथ भी मिले। उनका योगदान असमिया समाज में भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। मणिपुरी जो जातियाँ थी वे लोग असमिया जातियों के साथ भी बहुत अधिक मेल मिलाप था और उनका योगदान भी, कुछ लोग महान व्यक्ति आए जो जिनका योगदान असमिया समाज में देखने को मिलता है। तो उसी के अंदर मणिपुरी के अंदर कुछ महान व्यक्तियों के बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। हालांकि वीडियो लेंथी होती जा रही है, तो ये पार्ट 1 रहेगा, मणिपुरी पार्ट 1। ठीक है, वैचित्र में असम का मणिपुरी पार्ट 1। पार्ट 2 का वीडियो के अंदर में जो ग्रेट मैन सब है वो ग्रेट मैन में डिस्कस करूँगा, जो महान व्यक्ति हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी नया स्टूडेंट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा,
क्योंकि जब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिलेगा। मैं इंपॉर्टेंट वीडियो ही डालता हूँ जो एग्ज़ाम रिलेवेंट हो, एग्ज़ाम में आए, और यहाँ तक का सिलेक्शन करके नोट्स भी देता हूँ। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो जितने क्वेश्चन चाहिए प्रीवियस पेपर की सभी मैं अपलोड कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा। लगभग देखा जाए तो 70 क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है फ्री फाइनल का, हफेली का, और यही क्वेश्चन के अंदर से ही आपका फ्री फाइनल भी होगा, इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से ही आपका फाइनल में भी आएगा। आप लोग जो बाज़ार से टेस्ट पेपर खरीदते हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हाफेली एग्ज़ाम प्री फाइनल का ही टेस्ट पेपर रहता है, एग्ज़ाम का पेपर रहता है, और उसको एक जगह कंबाइन करके जोड़कर टेस्ट पेपर बना दी जाती है। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल में विजिट करके भी, प्लेलिस्ट में भी जाके ये सब चेक करके आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें कोई बड़ी समस्या होगा नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा, आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सेकेंड वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन के नीचे ही जाइए और लिंक मिल जाएगा। सब बाय, टेक केयर। एक थैंक्स जरूर